हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रगति पथ पर। मैं प्रगति मिश्रा। आज यहाँ पर आपका जो हिंदी का पेपर अभी अभी संपन्न हुआ है उसके बारे में आपको पूरी आंसर शीट यहाँ पर बताने वाली हूँ। और सबसे पहले तो आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके एग्जाम सब एंड हो चुके हैं, लेकिन अभी आपका ये सेकंड सेमेस्टर ही था, इसलिए आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। आपकी अगर इंग्लिश वीक है तब तो आप ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ पूरी कराई जाएगी और आप कुछ चैप्टर्स उसके यहाँ पर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट से देखते हैं आंसर्स इसके। सबसे पहले आपका 1 घंटे का टाइम था, ठीक है, 25 नंबर का पेपर था और देखते हैं आप कितने सही कर पाए हैं। काव्य को कितने भागों में बांटा जाता है? तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। काव्य को कितने भागों में बांटा जाता है, यहाँ पर सही जवाब था आपका 1 और 2। यहाँ पर मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी आपको, फटाफट से बस आंसर्स बताऊंगी। नेक्स्ट सेमेस्टर की तैयारी अच्छे ढंग से शुरू करिएगा। उसकी क्लासेस भी आपको इस चैनल पर मिलेंगी। जल्दी से चैनल को आप सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। पठन का अर्थ क्या है? स्वस्वर वाचन और मौन वाचन दोनों। तो यहाँ पर सही जवाब कौन सा हो जाएगा? पहला। मौन वाचन का उद्देश्य है, तो मौन वाचन का उद्देश्य यहाँ पर क्या है? 1 और 2, वचन गति का विकास और पठित सामग्री का अधिग्रहण। क्वेश्चन 4 देखो क्या है? जो शब्दांश किसी शब्द आदि में लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं वो कहलाते हैं। तो यहाँ पर सही जवाब था उपसर्ग। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। ठीक है, एक्सप्लेनेशन मैं बताऊंगी, बट अलग से उसका वीडियो मैं बनाऊंगी। अभी मैं फटाफट से इसको आपको बता देती हूँ। समास किसे कहते हैं? समास किसे कहते हैं तो इसकी परिभाषा मैं आपको बता देती हूँ। समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर एक नया और सार्थक शब्द बनाते हैं और इस नए शब्द को ही समास कहते हैं। तो बस इतना सा आपको लिखना था, समास के प्रकार नहीं लिखने थे यहाँ पर, बस समास किसे कहते हैं बता दिया आपने। मौलिक लेखन किसे कहते हैं? तो यहाँ पर आपका जवाब था विचारों तथा मनोभावों को शब्दों के माध्यम से मूर्त रूप में लिखना या फिर प्रकट करना, इसे को लेखन कहते हैं। ठीक, ये मौलिक लेखन हो गया आपका। लिंग किसे कहते हैं? तो लिंग के लिए हम लोग क्या, लिंग शब्द का वो रूप, शब्द का वो रूप जिससे उसके पुरुष और स्त्री जाति के होने का बोध होता है, उसे कहते हैं लिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका? गद्य और पद्य में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। गद्य क्या है? गद्य वो विधा है जिसके अंतर्गत हम पत्र, निबंध, कहानी, उपन्यास, संस्मरण, लेख ये सब लिखते हैं और गद्य में विराम चिन्हों का महत्व होता है। और पद्य में क्या है? पद्य वो विधा है जिसके अंतर्गत हम कविता, काव्य, भजन और जो भी पद्य की सामग्री है वो सारी चीजें लिखते हैं और ये इसे कहते हैं पद्य। और इसे हम एक तरीके से गा के प्रस्तुत करते हैं पद्य को। ठीक है, कविता है आपकी, गाने हैं, भजन हैं, ये सारे पद्य में आते हैं। वाक्य किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। अब काल की कितनी अवस्थाएं मानी जाती हैं? तो काल की सभी को पता होगा, काल की 3 अवस्थाएं मानी जाती हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। ये सारे मैं टेंसेस भी आपको बताऊंगी इंग्लिश में। ठीक है, 4 पार्ट्स और एक्टिव पैसिव नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सबकी तैयारी होगी इस चैनल पर। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन जो बना हुआ है घंटा, उसको दबा दीजिएगा, जिससे आपको याद रहे, जो भी मैं नोटिफिकेशन भेजूं आपको याद रहे, अदरवाइज आपको पता ही नहीं चलेगा कि वीडियो आ रहे हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है? कर्मधारय समास किसे कहते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो कर्मधारय में क्या होता है? जिस समास का पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद जो है वो होता है विशेष्य, उसे कहते हैं कर्मधारय समास। एक पद उपमान और दूसरा उपमेय होता है, मतलब ये दोनों परिभाषाएं आप लिख सकते थे, इसे कहते हैं कर्मधारय समास। एग्जाम्पल के तौर पर क्या है? नीलकमल, महापुरुष, ये सारी चीजें। बाकी कहानी या लोक कथा को सुनकर शिक्षक किन किन उद्देश्यों की पूर्ति कर सकता है? तो इसमें क्या है? कहानी और लोक कथा का जो उद्देश्य है वो है छात्रों में विचार, कल्पना शक्ति को विकसित करना और छोटी और कठिन बातों को आसान बनाकर समझना, समझाना। और इसके अलावा क्या है? छात्रों के चरित्र निर्माण में सहयोग करना और साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना। ये सारे हो गए आपके इसमें। फिर वाचन के दोषों को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है?
अच्छा, ये सारे क्वेश्चन 2 नंबर के थे। 1 नंबर और 2 नंबर के क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि डीएलएड में हम लोग कॉपी किस तरीके से लिखते हैं। अभी आपका सेकंड ही सेमेस्टर है, आपके 2 सेमेस्टर अभी बाकी हैं, तो आप इसको ज़रूर से समझ लें। और इंग्लिश की कॉपी के लिए कुछ अलग से ट्रिक्स भी मैंने बताए थे, तो वो भी आप देख सकते हैं। दोनों के लिंक जो है आई बटन में, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आई बटन पर जाके क्लिक करिएगा, ठीक है। और वहां पर आपको 3-4 वीडियो दिख जाएंगे, उनमें आपको इंग्लिश वाली कॉपी किस तरीके से लिखते हैं और ये वाली कॉपी, दोनों के वीडियो मिल जाएंगे। अब यहाँ पर था वाचन के दोषों को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है। तो ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करा के और चीजों का सही, जो भी आपके शब्द हैं उनका बार बार सही उच्चारण, शुद्ध उच्चारण करवा के वाचन के दोषों को दूर कराया जा सकता है। शुद्ध लेख के द्वारा दूर कराया जा सकता है। तो ये सब आप लिख सकते थे। औपचारिक पत्रों के प्रकार, तो औपचारिक पत्र प्रार्थना पत्र हो गया, कार्यालयी पत्र हो गया और व्यावसायिक पत्र हो गया, ठीक। और इंग्लिश में लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग डीएलएड में आपको कैसे करनी चाहिए, आई बटन में लिंक दिया रहेगा, वो भी जरूर देख लेना आप लोग, क्योंकि एक मॉडर्न एप्लीकेशन लिखने का आया है तरीका। बट डीएलएड में क्या है कि आप वो अपना क्लासिक वाला मेथड ही अपनाइए, तो उसमें नंबर ज़्यादा मिलते हैं। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। ना देखा हो तो आई बटन में देख लेना इस वीडियो को पूरा देखने के बाद। हिंदी में किन विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। तो प्रमुख विराम चिन्ह कौन कौन से हैं। पूर्ण विराम हो गया आपका, जो इस तरीके से लगता है, अल्प विराम हो गया, ठीक है, अर्ध विराम हो गया जो इस तरीके से लगता है, प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया, विस्मयादिबोधक एक्सक्लेमेटरी मार्क ये हो गया, और योजक चिन्ह। ये सारे जो हैं दो, मतलब जैसे हो गया रात दिन, इस तरीके से। और तो ये काफी आपके हैं। एक होता है इन्वर्टेड कॉमा उद्धरण चिन्ह, जिसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे बनाते हैं या फिर ऐसे बनाते हैं, ठीक। तो ये हो गया आपके विराम चिन्ह। उच्चारण के विभिन्न भेदों को लिखिए। तो उच्चारण के विभिन्न भेद कौन कौन से हैं। आधार, उच्चारण के आधार पर जो स्वर के भेद होते हैं, पहला क्या है, एक मान लो आपका दीर्घ स्वर है, ह्रस्व स्वर है और प्लुत स्वर है। और उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के भेद जो होते हैं वो आपके हो गए स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। इसके अलावा एक और है संयुक्त व्यंजन। तो ये 4 हो गए। लास्ट क्या है आपका, लिखित अभिव्यक्ति के मुख्य कौन कौन से साधन है। तो लिखित अभिव्यक्ति की आपका हो जाता है पत्र लेखन, निबंध लेखन हो गया आपका, निबंध, ठीक, और आत्मकथा, नाटक, विवरण, ये सारे आपके हो गए लिखित अभिव्यक्ति के। अब ये जो मैंने आपको बताया ना, ह्रस्व ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन में शासा साहा होता है, अंतस्थ व्यंजन में यारा लावा होता है, और इसके अलावा संयुक्त व्यंजन में छात्रा ज्ञाश्रा होता है। ये सारी चीजें भी मैं आपको बताऊंगी। हिंदी तो आपके हर सेमेस्टर में रहती है। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। इसमें कंजूसी मत करिए, क्योंकि आप इसमें 1 भी रुपया नहीं लगता, ये टोटली फ्री है और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पर वीडियोस भी सारे प्रोवाइड होते हैं। टीईटी और सीटेट की डेट आपकी निकल ही आई है। सीटेट के लिए पूरा आपका जो है एक कोर्स मैं लेकर आई हूँ 30 दिन का, ठीक। तो वो वहाँ पर आपका 30 दिन का कोर्स होगा। टीईटी भी आपकी डेट आ गई है फरवरी में, यूपी टेट, तो उसका भी आपका एक कोर्स मिलेगा। और इसके साथ में लूसेंट की जो आपकी बुक है बाल विकास की, आपके पास ना हो तो ले लेना। बाकी उसका पूरा एक्सप्लेनेशन मैं कराऊंगी यहाँ पर हिंदी में और इंग्लिश में, दोनों में। 15 डेज हिंदी फॉर 15 डेज फॉर इंग्लिश। तो बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी दोनों पेपर्स की यहाँ पे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना आप लोग और बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।